तो मेरे प्यारे बच्चों, चल रहा है हमारा चैप्टर सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आपको इक्विलिब्रियम कई बार सुनने को मिलेगा। तो सोचा मैं कि आगे का लेक्चर कवर करने से पहले आप लोग को इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज दे दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको मैं बता दूं। और जो प्रिंसिपल है हमारा ली चैटेलियर प्रिंसिपल, इसका भी डिस्कस कर लेंगे हम। फिर उसके बाद हम लेक्चर को सॉल्यूशन के लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे। इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम मतलब होता है, देखो एक केमिकल इक्विलिब्रियम होता है हमारा, ठीक है, इसमें केमिकल रिएक्शन होती है। और एक होता है हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम जिसमें केमिकल चेंजेस नहीं होता है, और यहाँ पर केमिकल चेंजेस होता है। और फिजिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल चेंजेस नहीं होता है। बात आती है कि इक्विलिब्रियम सर है क्या, ये बता दीजिए। तो ठीक है बेटा, देखो अगर मान लो कोई रिएक्शन है, ए से हमारा बी बन रहा है, ठीक है। चलो अभी लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बताएंगे बाद में, पहले इक्विलिब्रियम बताते हैं क्या होता है। अगर बेटा देखो मान लो कि ए प्लस बी मिल के हमारा बन रहा है प्रोडक्ट सी प्लस डी, ठीक है। अब हम कब कहेंगे कि इक्विलिब्रियम में, ये साइन अगर रहे एरो का तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में। लेकिन होगा क्या इस टाइम, देखो जब जब ए और बी मिलके सी और डी बनेगा तो सी और डी ब्रेक होकर ए और बी भी बनाता रहेगा। रिवर्सिबल रिएक्शन जिसको बोलते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ मैं पूरा लेक्चर नहीं, इतना मैं बता दूंगा जिससे आप लोग का 12th में कवर हो जाएगा, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन, जैसे ए और बी मिलकर हमारा सी और डी बन रहा है, तो ठीक उसी तरह सी और डी से ब्रेक होकर ए और बी बनता रहेगा। लेकिन जो ये स्पीड रहेगी, जितना अमाउंट ए और बी बनेगा उतना ही अमाउंट सी और डी बनेगा, उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम में है। मतलब जो ये स्पीड रहेगी, जैसे फॉरवर्ड इधर वाली स्पीड को क्या बोलेंगे, मान लो ए और बी मिलकर सी और डी बन रहा है तो आगे बढ़ रहा है ना ये, तो इसको बोलेंगे इस स्पीड को रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब जो ये पीछे की तरफ आ रहा है इसको बोल देंगे, ये जिस रेट से हो रहा है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाती है, मतलब जिस स्पीड से सी और डी बन रहा है उसी ही स्पीड से ए और बी बन रहा है, उसको हम बोलते हैं कि उस टाइम वो रिएक्शन किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। क्या है वो, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। मतलब जैसे कि जरूरी नहीं कि ये दोनों का कांस्टेंट, दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए, सी और डी मतलब जितना अमाउंट है और ए और बी का अमाउंट उतना होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। बस ये है कि रिएक्शन हो रही है, मान लो रिएक्शन शुरू हुई, ए और बी मिलकर सी और डी बनने लगा, बन रहा है बन रहा है बन रहा है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि सी और डी से टूट कर ए और बी बनेगा उतना ही स्पीड से जितना स्पीड से ए और बी मिलकर सी और डी बन रहा था, ठीक है। उसी को स्पीड को हम ये इक्वल कर देते हैं कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल है। मतलब जिस स्पीड से ए और बी बन रहा है उसी स्पीड से सी और डी, जिस स्पीड से सी और डी बन रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन की वजह से, उसी स्पीड से ए और बी बन रहा है बैकवर्ड रिएक्शन की वजह से। इस टाइम इसको बोलेंगे कि ये रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में है, और ऐसा एरो होना जरूरी है, ठीक है। अब वही अगर बात आती है कि फिजिकल रिएक्शन है, मान लो लिक्विड से, ये हमारा H2O है, इसमें केमिकल चेंजेस होगा नहीं, सिर्फ फिजिकल चेंजेस होगा, ठीक है। H2O है, या जो हम चैप्टर सॉल्यूशन में पढ़ने वाले हैं, सॉलिड का लिक्विड में डिसोल्यूशन, गैस का लिक्विड में डिसोल्यूशन,
ये सब हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम में आएगा, तो इसीलिए बताना जरूरी है। अब H2O लिक्विड है, अब ये H2O हमारा बन जा रहा है वेपर फॉर्म में, ठीक है। अब इसको इक्विलिब्रियम में मतलब ये है, मान लो कोई कंटेनर है हमारा, ठीक है, इसमें पानी रखा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। अब ये क्लोज है, तो पानी भरा है तो इसमें यह पानी इवापोरेट होगा। मान लो कि यहाँ पर एक प्रेशर मेजर करने वाला हम लगा दिए हैं, ठीक है। अब इसमें जब जब जैसे जैसे इवापोरेशन होगा, पानी का मतलब वेपर बनेगा, ऊपर उठेगा, पानी का वेपर ऊपर उठेगा, ठीक है। तो जितना वेपर ऊपर उठेगा उतना ही कंडेंसेशन होने लगेगा। ऐसा एक टाइम आएगा, पहले शुरू में तो सिर्फ वेपर उठेगा, भाप बनेगी, ठीक है, इवापोरेट होगा। लेकिन एक एक टाइम ऐसा आएगा, जितना इवापोरेशन में जाएगा, जितना वाटर का मॉलिक्यूल, जैसे रुको मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, जितना वाटर का मॉलिक्यूल मान लो यहाँ पर है, ये ऊपर उठा, उतना ही जो वेपर फॉर्म में वाटर का मॉलिक्यूल रहेगा, एक मॉलिक्यूल ऊपर उठा तो एक मॉलिक्यूल नीचे आ जाएगा, 10 मॉलिक्यूल ऊपर उठा इवापोरेशन में गया तो 10 मॉलिक्यूल कंडेंसेशन में चला आएगा। तो इस टाइम इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब वही चीज है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर लिक्विड से वेपर बन रहा है, वो वेपर से लिक्विड बन रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं रेट ऑफ इवापोरेशन। रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ लिक्विड, वेपर से लिक्विड बन रहा है तो रेट ऑफ कंडेंसेशन। जितनी स्पीड से इवापोरेट हो रहा है उतनी ही स्पीड से वो कंडेंसेट हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। समझ में आ गया? मतलब अगर एक टाइम ऐसा आएगा, पहले तो शुरू में सब वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर उठते चले जाएंगे, ठीक है। फिर उस एक टाइम ऐसा आएगा, जितने वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर उठ रहे हैं, मान लो 10 मॉलिक्यूल ऊपर उठ रहे हैं, तो 10 मॉलिक्यूल वहां से नीचे भी आ रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम में है। समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए एक लॉ दिया गया है, ठीक है, वो लॉ हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। इस लॉ को नाम देते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, या फिर इस लॉ को और एक नाम दे देते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखो इस लॉ में क्या होता है, अगर मान लो कि हमारा ए और बी, ये कोफिशिएंट है उसका जो स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है, ए और बी मिलकर हमारा सी और डी बन रहा है, ठीक है, सी और डी बन रहा है। ये क्या है, इसका कोफिशिएंट है, मतलब ए मोल ए है, बी मोल बी है, और स्मॉल सी जो है उसका कोफिशिएंट है, रिएक्शन कोफिशिएंट, ठीक है सब। तो यहाँ पर हम ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये लॉ ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखो नया सब्सटेंस बन रहा है ना, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है, तो फॉरवर्ड के लिए देखो क्या हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड केमिकल रिएक्शन, जो कंसंट्रेशन होगा, ठीक है ना, जो कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, उसी की पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का जो कोफिशिएंट रहेगा ना, वही उसका पावर में चला जाएगा। इसका कोफिशिएंट स्मॉल बी है, स्मॉल बी पावर में चला जाएगा। मान लो यहाँ पे 2 रहेगा तो पावर में 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 रहेगा तो पावर में 3 हो जाएगा। तो यही हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास लिखा रहता है। एक्टिव मास मतलब कि जितना रिएक्टेंट में जितना रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है,
ऐसा नहीं कि मान लो कि रिएक्टेंट का 100 मोल है तो 100 मोल पूरा हम बोल देंगे कि एक्टिव मास है उसका, नहीं। अब 100 में से अगर 50 मोल रिएक्ट कर रहा है तो उसका हम एक्टिव मास बोल देंगे कि 50 मोल पर लीटर। एक्टिव मास को हम जनरली मोलरिटी में लेते हैं, ठीक है ना, मोलरिटी, मोल पर लीटर। अब 50 तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट, मान लो रिएक्शन में बीकर है, मान लो बीकर है, इसमें कोई रिएक्टेंट है मान लो 100 मोल, अब इसमें से जा रहा है मान लो 20 मोल ही रिएक्शन कर रहा है, तो जितना रिएक्शन करेगा उसी को हम एक्टिव मास बोलेंगे, ठीक है। और उसको हम कंसंट्रेशन टर्म से दिखाते हैं, मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, ठीक है ना। प्रोडक्ट दोनों का, जैसे कि मान लो रिएक्शन कर रहा है ये, तो इन दोनों का कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, या एक्टिव मास का जो प्रोडक्ट होगा उसकी जो कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट पावर में रहेगा, इसी को हम बोलते हैं रेट लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। देखो इसका कंसंट्रेशन, ए का कंसंट्रेशन, देखो ब्रैकेट में लिखने का मतलब ए के कंसंट्रेशन की बात हो रही है, अगर ये इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए का कंसंट्रेशन। अब आपको पता है कंसंट्रेशन टर्म जो यहाँ पर यूज होगा वो जनरली मोलरिटी यूज होता है। क्या यूज होता है? मोलरिटी यूज होता है, ठीक है। मोलरिटी मतलब हो जाता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब ये जो कोफिशिएंट है यहाँ पर जो नंबर रहेगा वो नंबर हमारा ऊपर पावर में चला जाएगा। अब ये तो फॉरवर्ड के लिए लिख लिया हमने, इसी तरह अगर बैकवर्ड के लिए हम लिखे तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा बैकवर्ड में? सी और डी हो जाएगा। तो इसकी पावर सी का कंसंट्रेशन टू द पावर सी इंटू डी का कंसंट्रेशन टू द पावर डी, ठीक है ना। मतलब कि जो रिएक्टिंग सबस्टेंस है इधर तो सी और डी हो जाएंगे, तो रिएक्टिंग सबस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और उसका कोफिशिएंट पावर में होगा, ठीक है ना, उसी को हम बोल देते हैं रेट लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इसका डिफिनेशन बहुत इजी लिखी होगी, अब जो मैं बोल रहा हूँ लिखी होगी एनसीईआरटी। देखो मैं एनसीईआरटी को बार बार कहता हूँ कि पढ़ना ही है आपको, कहीं से भुलवाने की बात नहीं करूंगा मैं। लेक्चर सुनने के बाद या लेक्चर के पहले जो भी जैसे भी करके बस पढ़ना है, और जो मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ उसको पढ़ना है। तो ये दोनों रेट, अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा हमने अभी बताया है, हमने अभी बात की है कि इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो चलो इक्वल कर देते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि हमने लिखा था अभी कि जो रेट, इसको स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो कोई बात नहीं है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो लिखा था हमने, कंसंट्रेशन ए इंटू कंसंट्रेशन बी, इसकी पावर स्मॉल ए, कोफिशिएंट में स्मॉल ए लिखा था इसलिए यहाँ पर भी कोफिशिएंट में स्मॉल, यहाँ पर बी लिखा था, बी लिखा हमने, ठीक है। और अगर ये प्रोपोर्शनली साइन हटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा मान लो के एफ हो गया, ठीक है, इसका कांस्टेंट हो गया, और ये हमारा हो गया यहाँ तक। उसी तरह इसको हम लिख सकते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को भी लिख सकते हैं के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर स्मॉल डी, ठीक है। रिएक्शन कोफिशिएंट है ना, वो रिएक्टिंग सब्सटेंस का कोफिशिएंट पावर में रहता है। अब दोनों को इक्वल कर दो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ये आपको अटपटा लग रहा है, चलो इसको फुल मतलब लिख दे रहे हैं हम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ये अभी हमने बताया कि जब भी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या है वहां पर? के एफ, ये वैल्यू देखो के एफ, ठीक है, हमारा हो जाएगा कंसंट्रेशन ए टू द पावर ए कंसंट्रेशन बी टू द पावर बी इज इक्वल टू के बी कंसंट्रेशन सी टू द पावर सी कंसंट्रेशन डी टू द पावर स्मॉल डी, ठीक है। अब के एफ अपॉन के बी
के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन सी टू द पावर सी, कंसंट्रेशन डी टू द पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ए टू द पावर स्मॉल ए, कंसंट्रेशन बी टू द पावर स्मॉल पी। अब देखो यहाँ पर ये हमारा ये हो जाएगा हमारा एक कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम दिखा देते हैं कि यह क्या है, के है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया हमारा, क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब देखो तो के ई इज इक्वल टू, मान लो कि ये तो पूरा एकदम फिक्स रहेगा, ठीक है ना, हमारा जिस स्पीड से सी और डी बनेगा उसी स्पीड से ए और बी बनेगा। तो इसको हम मान लो बोल दे रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये चीज समझ में आ रही है आपको, या के एफ अपॉन के बी, ठीक है। क्या लिख रहे हैं हम इसको, चलो रुको एक मिनट, रुक जाओ आप लोग, रुक जाओ, घबराने का नहीं, ठीक है। ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, के एफ अपॉन के बी। अब सही लग रहा है, ठीक है, के एफ अपॉन के बी, जहां पर के हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। अब आपको के जो है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, बस यही बताने वाला था मैं। देखो डायरेक्ट लिख देता तो जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है वो समझ नहीं पाते अगर बुक में पढ़ते आप तो। वो सिर्फ ये लिखा रहता है कि रिएक्टिंग सबस्टेंस का जो कंसंट्रेशन होता है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसकी पावर में उसकी पावर में क्या रहेगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। लेकिन ओवरऑल हम यही लिख देते हैं कि जो के होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है, उसकी पावर में उसका कोएफिशिएंट रहेगा। अब देखो के दो फॉर्म होते हैं, अब दोनों फॉर्म आप समझ लो जल्दी से, ताकि कहीं भी आपको अगर 12th में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखो देखो अगर हम मान लो कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं और एक प्रेशर के टर्म में लिखते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं और एक प्रेशर के टर्म में लिखते हैं। अब उतना लंबा चौड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है, अभी आप खुद कर लोगे। देखो अब केसी जो के है, केसी है, कंसंट्रेशन के टर्म में के लिख रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ केसी, इन टर्म ऑफ केसी, इन सॉरी इन टर्म ऑफ सॉरी रियली वेरी सॉरी, ओहो आप लोग थोड़ा सा होल्ड करना। हाँ जी, देखो इन टर्म ऑफ क्या लिख रहा था मैं, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, ये छोटू सा हो गया, इसको बोल्ड थोड़ा कर लेते हैं हम, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना। कंसंट्रेशन के टर्म में हम केसी लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, तो कंसंट्रेशन के टर्म में हम केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। अब इसकी पावर में जो रहेगा वो पावर हम लिख देंगे, स्मॉल सी, ठीक है, स्मॉल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, ठीक है ना। अब देखो अगर ये कंसंट्रेशन रिएक्शन में अगर कोई सॉलिड और प्योर लिक्विड अगर रहता है, सॉलिड और सॉलिड या फिर प्योर लिक्विड अगर रहेगा रिएक्शन में, तो उसके लिए जो कंसंट्रेशन यानी कि एक्टिव मास
ये हम बोलते ना है, इसी को हम एक्टिव मास बोलते हैं, एक्टिव मास, इसी को हम एक्टिव मास बोलते हैं, ठीक है ना। जो कंसंट्रेशन टर्म है उसी को एक्टिव मास बोलते हैं, कि यही इतना कंसंट्रेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो सॉलिड, अगर यहाँ पर कोई भी सॉलिड और लिक्विड रहा प्योर, उसके लिए हम 1 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 1। चुपचाप इसका कंसंट्रेशन हम 1 रख देंगे हम। अगर मान लो C सॉलिड है, मान लो ऐसे लिखा है कि ये C सॉलिड है, तो इसका हम कंसंट्रेशन 1 रख देंगे, ठीक है। अब मान लो कि B यहाँ पर सॉलिड है, तो इसका भी कंसंट्रेशन 1 रख देंगे। अब A अगर गैस है और यहाँ पर D अगर गैस है, तो दोनों का कंसंट्रेशन जो दिया रहेगा क्वेश्चन में वो रख के सॉल्व करेंगे। और अगर ये सॉलिड बोल दिया तो ये दोनों अब क्या करेंगे? 1 ले लेंगे, तो यहाँ से C हट जाएगा और यहाँ से सॉरी, यहाँ सी सॉलिड लिया, सी हट जाएगा, और बी सॉलिड लिया तो बी हट जाएगा वहां से, क्योंकि सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए, अगर मान लो प्योर लिक्विड भी कोई रहेगा, तो उसके लिए हम जो एक्टिव मास लेते हैं, जो कंसंट्रेशन लेते हैं, वो 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। अब ये कंसंट्रेशन के टर्म में आ गया। यही प्रेशर के टर्म में क्या लिखोगे बेटा? जल्दी से बता दो मुझे। केपी लिख दोगे। केपी क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन था, इन टर्म ऑफ प्रेशर हो जाएगा। तो प्रेशर हम ले लेंगे, प्रेशर ऑफ C, कोफिशिएंट C इनटू प्रेशर ऑफ D, ठीक है। ये ब्रैकेट मान लो, ठीक है, ऐसे लगा दो, ठीक है ना आप लोग। वो बड़ा ब्रैकेट कंसंट्रेशन के लिए लगाया जाता है। प्रेशर ऑफ D का जो प्रेशर रहेगा, ठीक है, अपॉन A का जो प्रेशर रहेगा, क्वेश्चन में गिवन होगा वो, ठीक है ना। प्रेशर ऑफ A इनटू प्रेशर ऑफ B, कोफिशिएंट P, ठीक है ना। समझ में आ गया ये? बस हम कंसंट्रेशन की जगह क्या लेंगे? उसका प्रेशर लेंगे। अब ये कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में लिए हैं, मोल पर लीटर जनरली इसी में लेते हैं ना, और बाकी और भी कंसंट्रेशन टर्म है एज यू नो, ठीक है। और ये हमारा प्रेशर किस में हो जाएगा? एटीएम में हो जाएगा। ओके, चलो, तो केपी और केसी समझ गए। अगर आपको 12th में केपी केसी कभी बोला जाए तो समझना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का प्रेशर, ठीक है। ओके, चलो, ये तो हो गया हमारा। अब फैक्टर कुछ हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसमें हम आपको ली चैटेलियर प्रिंसिपल को बारे में बताएंगे, उसी पे फोकस करेंगे आपका। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, पूरे इक्विलिब्रियम, केसी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर नहीं, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, कि इक्विलिब्रियम कब डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, किस किस वजह से। तो चलो, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे, ठीक है, जैसे आपको पढ़ने में और आसानी हो, ठीक है।